बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखें शुक्रवार को कमजोरी थी। पिछले हफ्ते हल्की सी तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए थे, लेकिन आज फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ 23,460 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी है टैरिफ वॉर को लेकर, और कल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने की संभावना है। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री भी निकल कर आएगी कल दोपहर को, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर दिखेगा। और इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी पर आज कमजोर ओपनिंग के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर आज के सत्र में तेजी है। निके 200 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। कॉस्पी में भी 1% से ज्यादा की तेजी है। तो जापान और कोरिया के बाजारों में तेजी है, लेकिन इसके अलावा चीन और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में कारोबार करते हुए। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जैसे मैंने बताया टैरिफ वॉर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है। कल के सत्र में 2 इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। काफी मिला जुला कारोबार था अमेरिकी बाजारों में, लेकिन शुक्रवार की कमजोरी के बाद कल तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। करीब 400 अंकों की तेजी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में दिखी। वही S&P 500 की बात करें तो आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ S&P 500 भी बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन नैस्डैक यानी IT शेयरों में कल के सत्र में कमजोरी थी। करीब 0.1% की गिरावट के साथ नैस्डैक इंडेक्स बंद हुआ। कई सारी दिग्गज IT कंपनियां कल लाल निशान में थी। एनवीडिया की बात करें तो 1.5% की गिरावट यहां पर। टेस्ला ऑटो कंपनी है, उसके कमेंट्री निकल कर आएगी इस हफ्ते। याद रखें इलॉन मस्क जो टेस्ला के CEO है, उनके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को लेकर काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, तो उस पर क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल मेन मुद्दा यही है कि टैरिफ वॉर को लेकर क्या होता है और डोनाल्ड ट्रंप की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। याद रखें कल के बाजार में तो मिला जुला कारोबार दिखा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह कमजोरी दिखी है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो 170 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार दिखा है। कल रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होने की उम्मीद है। याद रखें कुछ कमेंट्री वहां से निकल कर आएगी, कुछ बदलाव होंगे, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल के सत्र में कमजोरी थी। डैक्स 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैक में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। वही फुत्सी की बात करें तो ये भी 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम्स के पार सोना निकलता हुआ। और कॉमेक्स की बात करें तो $3,150 पर आउंस के पार निकलता हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, अनसर्टेनिटी है टैरिफ वॉर को लेकर। ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते सोने में रिकॉर्ड तेजी दिखी है। याद रखें इस साल अब तक ऑलरेडी सोना करीब 13 से 15% चढ़ चुका है, और पिछले साल भी करीब 25% की तेज़ी दिखी थी। तो पिछले 2-3 साल की बात करें तो काफ़ी शानदार तेज़ी सोने और चांदी दोनों ही कमोडिटी मार्केट में दिखी है। लेकिन आज फिर एक बार सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, जिसके चलते सेफ हेवन बाइंग बढ़ती हुई नजर आई, और इसी के चलते सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर भी तेजी दिखी है। ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ, और WTI क्रूड में भी तेजी ही दिखी है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103.8 के आसपास 108 तक पहुंच चुका था डॉलर इंडेक्स। उसके बाद फिसलता हुआ अब 104 के आसपास कारोबार करता हुआ। इसके अलावा याद रखें जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी। शुक्रवार के सत्र में कमजोरी थी, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ 23,520 के लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन ऐसे में आज
आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से तो कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजार हरे निशान में खुले हैं, लेकिन हमारे बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक हफ्ता आप नहीं थे तो अभी आपसे बात होके अच्छा लग रहा है एंड आई होप आप हेल्थी भी होगे। आके जरा निफ्टी पे है। देखो, आज गिफ्ट निफ्टी तो आपको दिखाएगा ही वीकनेस। अगर नहीं भी दिखाता तब भी मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं था। द रीजन इज बीइंग क्योंकि इस समय जो शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल है हमने सीरीज के साथ ही खत्म किया है। ये हमने कई बार आपको बताया था कि सीरीज में इस बार इतनी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसी शॉर्ट कवरिंग के ही दम पर मार्केट ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल पर आ गया, 23,500 800 के लेवल पे आ गया। और अब मार्केट के बाद जब नई सीरीज में हम ट्रांसफर हुए हैं तो काफी लाइट थे। ये बात हमने बहुत जोर से बताई थी कि सीरीज काफी लाइट है बॉस। अगर कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो मार्केट उसको तेज रिएक्ट भी करेगा। एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। मार्केट के पास थोड़ा सीरीज लाइट होने की वजह से ये ऐसा कब काम हो रहा है। अब आते हैं कि बाजार के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो एक छोटा ही सेशन था और 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी थी, तो इसलिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं था। ऑल्दो फिर भी निफ्टी में हल्का सा शॉर्ट्स हुआ था। निफ्टी 500 के ऊपर बंद हुआ है, तो निफ्टी का पहला पॉइंट जो पहला पड़ाव होगा वो 23,350 है। आई रिपीट, 350 250 की पूरी रेंज एक सपोर्ट की रेंज है। ये अगर सपोर्ट रुका तो मार्केट के अंदर डीप करेक्शंस नहीं आएंगे। माइंड इट, ये वर्ड को मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी। अगर मार्केट ने 23,250 350 की रेंज पे प्रोटेक्ट करके रखा, क्लोजिंग की 2-3 दिन तक और नहीं तोड़ा, तो फिर मार्केट आपको इस सीरीज में भी, यानी कि अप्रैल सीरीज भले छोटी सीरीज है, इसमें आपको डीप कट्स नहीं देगा और वापस ऊपर आ सकता है 23,800 और 23,800 और 24,000 तक लेवल पे लिए। और अगर मार्केट ने 23,250 वाले लेवल को ब्रेक किया तो माइंडेड हो सकता है इसी सीरीज में अब वापस 22,800 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाओ। तो एक मूव आएगा बड़ा, बट अभी नहीं है। उसमें क्रिटिकल रेजिस्टेंसेज हैं और क्रिटिकल सपोर्ट्स भी हैं। तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 23,250 है मेगा सपोर्ट, और ऊपर आते समय आपका 23,800 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये पार होगा तो फिर बड़ा मूव भी आएगा मार्केट के अंदर। फिर निफ्टी का मैंने पॉइंट बताया। आज की गिरावट में क्या करना चाहिए? आज की गिरावट में एकोमुलेशन अभी नहीं करना चाहिए। आज की गिरावट में सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि गिरावट कितनी आती है आज तक। अगर रात 2 बजे तक दोपहर को हमको अगर समझ में आता है कि हाँ ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, देन थोड़ा बहुत ट्रेड से ले लेना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर बंद है। 51,300 51,000 का सपोर्ट है। इसके पास भी मेगा सपोर्ट एरिया 50,800 का है। अगर आप मेरे से पूछेंगे इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा, तो मैं बोलूंगा 50,800 है। क्या करना चाहिए आपको? किसी भी डिप में बैंक निफ्टी के अंदर शुरुआत करनी चाहिए। कितने लॉट से? 10% ऑफ द टोटल पोजीशन से मान लो 10 लॉट लेने, तो मैं 1 लॉट के साथ शुरुआत करूंगा। कहां तक करूंगा? 50,800 तक करूंगा। 1 2 3 लॉट भले मैं लेना चाहूं तो ले सकता हूं, बट मैं 50,800 से ज्यादा नीचे नहीं लूंगा, 50,800 तक ही लूंगा और उसके बाद फिर एक पुल बैक की वेट करूंगा। ध्यान रखा जाए, ये जो गिरावट आ रही है इसमें एकोमुलेट तो करना है आपको। निफ्टी के अंदर मना है, बट बैंक निफ्टी के अंदर तो करना है आपको। बट ध्यान रखिएगा 1-2 लॉट से ज्यादा नहीं, ये एक स्टांस रहेगा। डाटा ज्यादा खराब नहीं हुआ, हल्की से अनवाइंडिंग का प्रेशर है। आज ओपनिंग आपको थोड़े कमजोर देखेगी, लेकिन उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि मार्केट बहुत डीप करेक्शन लेने के मूड में है। अप्रैल सीरीज थोड़ी या तो ठंडी जाएगी या तो हल्की सी रिकवरी के तौर पर और जुड़ेगी। ज्यादा बड़ा कट अभी तक तो मेरे को समझ में मार्केट्स में नहीं आ रहा है। ये एक रफ पॉइंट है, ये रफ एनालिसिस है जो हमने आपके सामने रखा। एक भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है। एफआईज के पोजीशन 35% है। इसका मतलब है कि एफआईज ने थोड़ा बहुत माल अभी बेचा है। आगे चल के 8 बजे इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन शायद ज्यादा गहरे कट्स आज के सत्र में नहीं दिखाई देंगे। ये नजरिया डिम्पी से आता हुआ। विस्तार में फिर एक बार 8 बजे चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे उन्होंने बताया, एक भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, लेकिन याद रखें एफआईआईज ने फिर एक बार शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में बिकवाली की थी। कैश मार्केट में करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही डीआईआईज ने करीब 7,500 करोड़ की खरीदारी की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,100 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 20,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,300 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,000 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। और कोई भी स्टॉक आज के सत्र में एफएनओ बैन में नहीं रहेगा। तो ये थी बाजार पर राय।
लेकिन इसके अलावा एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिंग कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इस स्टॉक पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है, जहां पर 578 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की राय 538 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 2110 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस और 2270 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर खरीदारी की राय और इंश्योरेंस सेक्टर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। तो ये दोनों स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज राजेश भोसले ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और ऐसा ही एक स्टॉक होगा वोडाफोन आइडिया। आज वोडाफोन आइडिया के शेयर पर फोकस रहेगा क्योंकि सरकार ने कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। पूरी डिटेल्स के साथ शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं। शरद, बताएं पूरी डिटेल्स क्या है और उसके चलते कंपनी पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल आशीषा, बात करें तो वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी करेक्शन हम देख रहे थे 20 रुपीज से, और अब जो 10 रुपीज के नीचे आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूज फ्लो आया है, खास करके जो गवर्नमेंट के ड्यूज थे अब वो कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर होल्डिंग में। अब याद रखिए मेजोरिटी तो नहीं हुआ है, सवाल भी उठता है कि इसमें ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं, पर वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं पूरी चीज आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है पास करा है इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लो कि यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, जो ड्यूज आ रहे हैं, जो ऑफकोर्स मॉरिटोरियम पीरियड के इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं, उसको इक्विटी में बदलने के लिए। अब ये जो टोटल अमाउंट जो कन्वर्जन होने वाला है, ये आंकड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 36,950 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर इक्विटी के बारे में बात करें तो ये जो फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये प्रति शेयर रहेगी, जो गवर्नमेंट को इश्यू की जाएगी। इशू प्राइस की बात करें तो वो पार वैल्यू के नीचे नहीं हो सकता, यानी कि 10 रुपये के नीचे नहीं हो सकता कंपनीज एक्ट 2013 के जो डेफिनेशन है उसको लेके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए वो है गवर्नमेंट का स्टेक। वो लगभग 23% से बढ़ के 49% हो जाएगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन 49% स्टेक होल्डिंग इनका हो जाएगा। प्रमोटर्स ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल अभी भी जो है उसको रखने वाले हैं, और वोडाफोन आइडिया जो है प्रोसीड करने वाले इस इश्योरेंस को जब उनको नेसेसरी अप्रूवल्स मिल जाएगा, इंक्लूडिंग सेबी जो ओवरऑल अप्रूवल देने वाले हैं। लेकिन सेंट्रम रिपोर्ट ने जो है कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस भी किए, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कन्वर्जन होगा, इससे वोडाफोन आइडिया की जो डेट लेवल है, वो आप कह सकते हैं जो डेट की फंड रेज है 25,000 करोड़ रुपए के, उस पे जो है हेल्प आएगा। और ओवरऑल एग्जिस्टिंग कैपेक्स प्रोग्राम जो है वोडाफोन आइडिया का 50,000 करोड़ रुपए का है। अब ये कैपेक्स क्यों हो रहा है? एक तो हो रहा है 4G एक्सपेंशन का, और जो 5G नेटवर्क है वो भी नए नए जो जोग्राफीज है वहाँ पे वो लॉन्च कर रहे हैं। जो नेट डेट आंकड़ा होता है 2.1 लाख करोड़ से जो है घटकर 1.7 लाख करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स डेट भी ओवरऑल जो है यहाँ पे रिड्यूस कर रही है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट मूव जो है आपको वोडाफोन आइडिया में देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स वोडाफोन आइडिया के बाद भी देखा जाए तो ये इंडस टावर्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो होता है, क्योंकि डेट रिडक्शन हो रहा है, डेट रीपेमेंट बढ़ रहा है। तो इंडस टावर्स में भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल टेलीकॉम सेगमेंट में इन दोनों स्टॉक्स में जो है एक अच्छी वॉल्यूम्स आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसके चलते ये स्टॉक और पूरा टेलीकॉम सेक्टर, इनफैक्ट टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स, इंडस टावर्स जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा भी कई सारी खबरें, लॉन्ग वीकेंड था, कई सारी खबरें निकल कर आई है। बताएं कौन से और स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे? बिल्कुल आशीषा, आदित्य बिरला स्टेट में भी नजर रखिएगा। ये नाम आदित्य बिरला स्टेट का, लेकिन इसका काम 90% पेपर का ही है। बिल्कुल। तो ये पेपर बिजनेस जो है ये आईटीसी इनका खरीदने वाला है। आईटीसी लगभग 3500 करोड़ में जो है एक्विजिशन होने वाली है। इंटरेस्टिंगली आईटीसी का जो पेपर बोर्ड का जो पूरा बिजनेस है ऑलमोस्ट सिर्फ 13% रेवेन्यू बनाता है FY24 में, लेकिन इस एक्विजिशन के बाद आईटीसी का खुद का पेपर कैपेसिटी लगभग 60% बढ़ जाएगा। ईपीएस एक्रेटिव भी लग रही है 1 साल से, और एमके ने भी बोला है कि 3500 करोड़ के वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम साइड में है। 6 टाइम्स ईवी एबिडा मल्टीपल में जो है ये डील हुआ है। नेट जो है कंपनी, तीनों ही कंपनी के लिए जो है बेनिफिट आया है। और मैं बता दूं कि अच्छे वैल्यूएशन पे जो है एक अच्छी सेल हुई है पेपर बिजनेस की। जो रन डाउन इफेक्ट आती है आपके पेपर स्टॉक्स को लेके, जहाँ पे ऑफकोर्स वॉलीटिलिटी भी रहता है, लेकिन याद रखिए ये जो क्वार्टर रहता है, 4th क्वार्टर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है पेपर कंपनी के लिए, खास कर कि
जो एजुकेशन सिलेबस होता है या नए साल शुरुआत होती है तो पेपर डिमांड की बहुत बढ़ोतरी रहती है, और ऑफकोर्स कॉमर्स वाली डिमांड भी रहती है कॉर्पोरेट की, लेकिन जो एजुकेशन वाली डिमांड रहती है वो जो है Q3 और Q4 में कंप्लीट किया जाता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम जो है Q1 में भी देखने मिल सकती है। तो पेपर एज एन इंडस्ट्री एज अ होल अच्छी मोमेंटम आज सारे स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट आया है बजाज हिंदुस्तान शुगर में, और हमारी हमेशा जो है मुहिम रहती है 18 ऑफ स्वदेश में कि इन कंपनीज़ को जो है इनके बारे में हम बताएं और आपको सतर्क करें। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो केयर रेटिंग डाउनग्रेड करके डिफ़ॉल्ट स्टेटस कर दिया, और यहाँ पे आने वाले ऑप्शन जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी पेमेंट पे जो है एक्सपेक्टेड है कि वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। कंपनी की लिक्विडिटी इश्यूज और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ रही है। पावर और एसी स्टॉक्स और जो भी पावर एंसिलरी स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा। आईएमडी ने कहा है कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के ज़्यादातर जगह पे जो है आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा के आंकड़े मिलेंगे। हीट वेव डेज भी जो है डबल एक्सपेक्टेड है अप्रैल के महीने में। तो आप कूलिंग स्टॉक्स, एसी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स, इन सब पे नज़र रखिएगा। आज बीएससी ने अप्रूव कर दिया है बोनस इशू भी। हमारा अगला स्टॉक रहेगा 2:1 पे, और अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर जो है बोनस में मिलेगा। LTI मॉनिटरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया गूगल क्लाउड के साथ, एजेंट AI के ऊपर बात चल रही है। वही वेदांता जो डिमर्जर डेडलाइन था वो अब सितंबर 30 तक कर दिया है, और अभी थोड़े थोड़े अप्रूवल्स अभी भी बाकी है, तो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। HAL 63,000 करोड़ का ऑलमोस्ट बड़ा ऑर्डर साइन किया है, और ओवरऑल लगभग 156 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स उसकी जो है डिलीवरी होने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। वही रेलटेल कॉर्प की बात करें तो इनको इरकॉन से लगभग 1625 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला। और आखिर में एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी नज़र रखिएगा, 6 नए स्टोर्स खोले और अब जो है इनका टोटल स्टोर्स होता है वो लगभग 408 हो जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आए ओवर द वीकेंड जो मैंने आपको बताया, जहाँ से हमने पिकअप की। लेकिन हाँ, 30-40 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज थे, लेकिन जो टॉप 10 थे वो मैं आपको निकाल के दिया हूँ। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वेदांता जहां पर डीमर्जर की डेडलाइन एक्सटेंड की है, कई सारे स्टॉक्स जहां पर नए ऑर्डर इनफ्लोस आते हुए नजर आए, और आदित्य बिरला स्टॉक पर भी नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, ग्लोबल मार्केट में ही नहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही बात करेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से टेक्निकल्स पर देखें तो किस तरह का नजरिया बनेगा, और अब हमें कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए सोने और चांदी पर? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम देख रहे हैं पिछले काफी टाइम के से जो टैरिफ रिलेटेड जो प्रीमियम है काफी चिप इन हो गया है, और यहाँ पे मार्केट स्पेशली गोल्ड का जो मार्केट है आउट परफॉर्म कर रहा है सिल्वर को, और यहाँ पर हम प्राइजेस को काफी तेजी से ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि अराउंड 18 से 20% का जो मूवमेंट है गोल्ड के प्राइजेस में देखने को मिला। तो ये काफी रैली एक्सटेंड हो गई है, हालांकि इट्स कम्प्लीटली बैक्ड बाय द फंडामेंटल्स, और ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी गोल्ड के अराउंड काफी पॉजिटिव ही लग रहे हैं। हालांकि 2 और 3 अप्रैल को थोड़ा यहाँ पे और क्लियरिटी देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें, बिकॉज ट्रेडिंग में वी हैव टू टेक सम रिस्क ऑल्सो, तो मुझे लग रहा है कि एक बार गोल्ड को यहाँ पे 91,200 के आसपास बेच के काम कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करें 91,325 का। ये लेवल अगर ब्रेच नहीं होता तो मुझे लगता है कि अगर टेम्पररी करेक्शन हम 90,550 से लेकर 90,000 के नीचे भी एक बार गोल्ड को देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म एक करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगती है। ओवरऑल मोमेंटम प्लस है, बट यहाँ पर एक ये ट्रेड लिया जा सकता है। कॉमेक्स लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि 3140 से लेकर 50 की एक रेंज क्रूशल रहेगी, जहाँ पे थोड़ा सा हडल फेस कर सकता है गोल्ड। तो ये लेवल्स पे आप नजर रख सकते हैं। सिल्वर में कोई स्पेसिफिक मेरा इंट्राडे के लिए व्यू नहीं है। आज इवनिंग में ISM मैन्युफैक्चरिंग के भी डेटा है, तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी बॉर्डर रेंज लग रही है काफी सिल्वर की, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सत्रों में जो सिल्वर है 99-98,000 से लेकर 104,000 की रेंज में काफी वॉलेटाइल रहेगा। तो इस कॉन्टेक्ट के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें।
जरिया सोने और चांदी पर, लेकिन अखिलेश जी इसके अलावा ब्रेंट क्रूड पर क्या राय होगी? $75 पर बैरल के पास ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, कल हमने कुछ स्टेटमेंट्स आते देखे जहाँ पे जो सीज फायर की बात थी यूक्रेन बिटवीन रशिया के बीच में, वो उनके वायलेशन से रिलेटेड कुछ बातें आई और वहाँ पे एक और ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया जिससे लगता है कि मे बी मतलब एक बैक मिला जो एक्सपोर्ट्स को लेकर था रशिया के। तो यहाँ पर हमने कल एक फर्दर अच्छा एक रैली देखा। मुझे लगता है कि कंडीशनल यहाँ पे केवल सेलिंग की जा सकती है फॉर इंटरडे पर्पस। अगर 6100 के नीचे क्रूड जाता है तो आप 6140 का स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 6025 से लेकर 5985 के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये कंडीशनल सेलिंग है। ओवरऑल जो क्रूड का मार्केट है, मुझे लगता है कि 5950 के जब तक बना हुआ है तब तक यहाँ पे तेजी रहने की संभावना है, बट इट्स फॉर इंटरडे। नेचुरल गैस को भी मुझे लगता है कि एक बार उछाल में सेल कर सकते हैं 359 361 की रेंज के अंदर। स्टॉप लॉस 364 का प्लेस करें। ग्रेजुअली एक बार लगता है 344 तक इसके भाव भी 1-2 दिन में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड पर बिकवाली की राय 6025 5980 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। अखिलेश जी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ और कमोडिटी मार्केट पर अपना नजरिया हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन आज स्वदेश के साथ नमस्कार।